आज हमारे पास बांग्लादेश पर एक बहुत ही दमदार लेख आया है। इसमें बात हो रही है कि कैसे वहां बंगाली और एक कट्टरपंथी इस्लामी पहचान के बीच एक लड़ाई चल रही है। हाँ, और ये देश की आत्मा को बदलने की बात करता है। लेखक ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है, तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि इस लेख की सबसे बड़ी ताकत इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। मतलब कैसे 1947 में उर्दू थोपने की कोशिश हुई, फिर 1971 का नरसंहार और आज शेख मुजीब की मूर्तियों का तोड़ा जाना। सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ लगता है, लेकिन पढ़ते हुए मुझे कहीं कहीं थोड़ी उलझन हुई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये ऐतिहासिक संदर्भ और आज की घटनाओं का एक शक्तिशाली मिश्रण तो है, लेकिन एक ज्यादा सोची समझी नैरेटिव स्ट्रक्चर इस तर्क को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अकाट्य बना सकती है। अकाट्य? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि कहानी मतलब जो तर्क है वो 1947, 1971 और फिर आज के दौर के बीच थोड़ा कूद रहा है। हाँ, आगे पीछे। इससे क्या होता है कि पाठक का ध्यान भटक सकता है और जो एक फ्लो बनना चाहिए वो टूट जाता है। ऐसा लगता है कि एक ही बात को हम अलग अलग एंगल से दोहरा रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि पॉइंट्स तो सारे मजबूत हैं, पर उन्हें जोड़ने का तरीका और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। तर्क परत दर परत मजबूत होने के बजाय थोड़ा बिखरा हुआ महसूस होता है। तो इसे एक सीधी रेखा में कैसे लाएं? क्या मतलब इसे पूरी तरह से क्रोनोलॉजिकल बनाना पड़ेगा? वो एक बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है। सोच कर देखिए। आप कहानी शुरू करते हैं 1947 से, जहां इस संघर्ष के बीज बोए गए थे। भाषा का मुद्दा। आप पाठक को दिखाते हैं कि ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान बचाने की पहली बड़ी जंग थी। सही है। फिर आप कहानी को 1971 के मुक्ति संग्राम तक ले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि कैसे उसी पहचान पर लगातार हमले आखिरकार एक भयानक नरसंहार में बदल गए, जहां बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मारा गया। एग्जैक्टली। ताकि उस संस्कृति की रीढ़ ही तोड़ दी जाए। और फिर उसी राख से एक नया देश जन्म लेता है, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष समावेशी बंगाली राष्ट्रवाद। और जब ये नींव तैयार हो जाती है, तब आप आज के समय पर आते हैं। और फिर जब आप बताते हैं कि कैसे वही पुरानी ताकतें जो 1971 में हारी थीं, आज एक नए भेस में लौट आई हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। हाँ, तब पाठक को एक सीधी लकीर दिखाई देगी, कारण और प्रभाव की। बिल्कुल। ये तो बहुत असरदार होगा। लेकिन क्या इसका कोई और तरीका भी है? अगर लेखक क्रोनोलॉजिकल रास्ते पर नहीं जाना चाहता तो? हाँ, एक और तरीका है, और शायद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अच्छा। थीमेटिक विषय के हिसाब से आप पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य थीम्स के इर्द गिर्द बांट सकती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पूरा सेक्शन सिर्फ पहचान के प्रतीकों पर हमला पर हो। इसमें आप राष्ट्रगान बदलने की मांग, मुजीब की मूर्तियों को तोड़ना, देश का नाम बदलने की बहस, इन सबको एक साथ रख सकती हैं। अच्छा, तो ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगेंगी। ठीक यही। और दूसरा सेक्शन हो सकता है हिंसा की रणनीति पर। आप 1971 में बुद्धिजीवियों की हत्या और आज सांस्कृतिक संगठनों पर हो रहे हमलों के बीच एक सीधी रेखा खींच सकती हैं। मतलब हथियार बदल गए पर निशाना वही है। बिल्कुल। ये तरीका एक डरावने पैटर्न को उजागर करता है। पाठक को सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फ्लो पर काम करने से तर्क अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन मुझे एक और चीज थोड़ी खटक रही है। बताइए। पूरे कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें। एक क्लियर गुड वर्सेस इविल वाली बात। हाँ, और लेख में एक लाइन है, उसको ये बताया गया है कि उसकी पहचान बंगाली नहीं मुस्लिम है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि आम लोग सिर्फ मतलब भेड़ बकरियां हैं। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आपका तर्क अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन वो और भी अकाट्य तब बनता है जब वो विरोधी दृष्टिकोण के कारणों पर भी थोड़ा सोचे। मतलब? फिलहाल विश्लेषण एक साफ विभाजन दिखाता है। ये इस बात की पड़ताल नहीं करता कि आखिर बांग्लादेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस कट्टरपंथी इस्लामी पहचान की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है। उन्हें सिर्फ प्रचार का शिकार मान लेना शायद कहानी को बहुत सरल बना देता है।
असलियत अक्सर ज्यादा जटिल होती है। लेकिन अगर हम ये मानने लगें कि कट्टरपंथी के उदय के पीछे कुछ जायज कारण हैं, तो क्या हम अनजाने में उसे सही नहीं ठहरा रहे? इससे मूल तर्क कमजोर नहीं हो जाएगा? यही तो बात है। समझाने और सही ठहराने में एक महीन रेखा होती है। आपका मकसद उन्हें सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये दिखाकर अपने तर्क को मजबूत करना है कि आप पूरे लैंडस्केप को समझते हैं। अच्छा। आप ये सवाल उठा सकते हैं, वो कौन सी राजनीतिक या सामाजिक खामियां हैं जिनका फायदा ये कट्टरपंथी समूह उठा रहे हैं? क्या शेख हसीना की सरकार के खिलाफ कोई असंतोष था? शायद भ्रष्टाचार या शासन को लेकर हो सकता है, जिसने इन समूहों को पैर जमाने की जगह दी। जब आप संक्षेप में ये बताते हैं तो आपका विश्लेषण ज्यादा विश्वसनीय लगता है। तो हमें ये भी बताना चाहिए कि ये संदेश सुनने के लिए जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? ठीक यही। आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या आबादी के कुछ हिस्सों में ये भावना है कि धर्मनिरपेक्ष बंगाली राष्ट्रवाद उनकी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रहा है? जब आप पहले पूछते हैं कि लोग इस संदेश को क्यों सुन रहे हैं और फिर ये साबित करते हैं कि कैसे ये संदेश आखिरकार उन्हीं के और देश के लिए जहर है, तो आपका तर्क ज्यादा मैच्योर और शक्तिशाली हो जाता है। मतलब आपके काम को एक तरफा प्रचार से उठाकर एक गहरे विश्लेषण के स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। जब आप विरोधी तर्क को मानकर उसे खारिज करते हैं तो आपकी अपनी जीत ज्यादा बड़ी होती है। मैं समझ गया। ये एक तरह से अपने पाठक का सम्मान करना भी है कि आप उन्हें पूरी तस्वीर दे रहे हैं। अच्छा, तो अब इस सबको एक साथ रखकर देखते हैं। मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर ठीक कर लिया। फ्लो बेहतरीन हो गया। तर्क में गहराई भी आ गई। अब पाठक के पास एक साफ, गहरी और चिंताजनक तस्वीर है। लेकिन मेरे मन में ये सब पढ़ने के बाद आखिरी सवाल उठता है, तो क्या सो व्हाट? और यही इस लेख का तीसरा और सबसे बड़ा अवसर है। कैसे? कि ये लेख बहुत प्रभावी ढंग से बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है अगर ये साफ तौर पर बताए कि इन सब का भविष्य में क्या परिणाम होगा। अच्छा, मतलब द स्टेक्स, दांव पर क्या लगा है? हाँ, अभी ये संघर्ष के भू राजनीतिक और रणनीतिक परिणामों की सिर्फ सतह को छूता है। जैसे ये बताता है कि भारत विरोधी भावना भड़काई जा रही है, लेकिन उसके ठोस नतीजे क्या होंगे? सही बात है। डर तो महसूस होता है, पर वो डर कितना बड़ा और वास्तविक है, ये साफ नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए एक हिस्सा समर्पित किया जाना चाहिए जहाँ सिर्फ दांव पर क्या लगा है इस पर बात हो। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। पहला, भू राजनीतिक प्रभाव। एक ज्यादा कट्टरपंथी बांग्लादेश का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा? हम सिर्फ भावनाओं की बात नहीं कर रहे। क्या इससे बॉर्डर सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा? ट्रेड समझौतों का क्या होगा? तीस्ता जैसी नदियों के पानी के बंटवारे का क्या होगा? ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। जब आप इन ठोस परिणामों की एक रूपरेखा खींचती हैं, तो पाठक को समझ आता है कि ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। और देश के अंदर अल्पसंख्यकों का जिक्र है लेख में। उस बिंदु को और कुरेदने की जरूरत है। इस वैचारिक बदलाव का बांग्लादेश के हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा? इन सवालों को सीधे सीधे पूछने से ही स्थिति की भयावहता का एहसास होता है। ये सिर्फ एक वैचारिक लड़ाई नहीं, ये लाखों लोगों के भविष्य और सुरक्षा का सवाल बन जाती है। और इसमें एक आर्थिक पहलू भी तो है। मोहम्मद यूनुस का जिक्र किया है लेखक ने। बहुत मजबूत कोण है ये। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका गारमेंट उद्योग है, जिसमें लाखों महिलाएं काम करती हैं। हाँ, इस वैचारिक बदलाव का उस उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एक अस्थिर कट्टरपंथी देश में अपना कारोबार रखना चाहेंगे? नहीं, शायद नहीं। निवेशक भी हिचकिचाएंगे। ठीक। तो जब आप इन आर्थिक परिणामों को सामने रखते हैं तो ये संघर्ष सिर्फ संस्कृति की लड़ाई नहीं रह जाता, ये देश की समृद्धि का, उसकी आर्थिक स्थिरता का सवाल बन जाता है। तब पाठक समझता है कि दांव पर सिर्फ देश की आत्मा नहीं, बल्कि उसका पूरा भविष्य लगा है।
तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इस बेहतरीन लेख को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य सुझाव हैं। हाँ, पहला, कहानी कहने के तरीके को और मजबूत करें। या तो एक सीधी क्रोनोलॉजिकल लाइन अपनाकर या फिर इसे थीमैटिक अध्यायों में बांटकर, ताकि तर्क का फ्लो एकदम साफ हो। ठीक है, और दूसरा? दूसरा, अपने तर्क में और गहराई लाएं। ये मानकर और समझाकर कि इस कट्टरपंथी विचारधारा की अपील के पीछे क्या सामाजिक या राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इससे आपका अपना पक्ष और विश्वसनीय होगा। और तीसरा तो क्या, सवाल का खुलकर जवाब दें। हाँ, इस संघर्ष के ठोस भविष्य के परिणामों को साफ साफ बताएं, चाहे वो भू राजनीतिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक, ताकि पाठक को पूरी तरह समझ आ जाए कि दांव पर असल में क्या लगा है। यह पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली लेख है, क्योंकि ये एक बेहद जरूरी विषय पर बात कर रहा है। बिल्कुल। और इन सुझावों के साथ यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन सकता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके काम आएंगे, और जब आप इन पर काम कर लें तो हमें आपका लेख दोबारा देखने में बहुत खुशी होगी।